हो गया। देखिए मैम, पहले हम जैसे HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 स्टेजेस पे है ना। जो पहला स्टेज होता है जिसे बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य परीक्षा, तीसरा होता है इंटरव्यू। अब हर एक स्टेज के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ पेपर है। जैसे पीटी के अंदर क्या है, 2 पेपर है। एक तो है जीएस का जिसे बोलते हैं जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, ठीक है। इस पेपर में मैम क्या होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चंस एक ही नंबर का है, तो 100 मार्क्स का पेपर हो गया। दूसरा क्या है, सी सैट का पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, जिसमें बेसिक्स मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसमें भी क्या है, 100 क्वेश्चंस है और 1 नंबर का क्वेश्चन है 100। ये पेपर क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है ना, 33% मार्क्स लेके आने हैं। और इसके नंबर क्या होते हैं, डिसाइड करेंगे कि आप मेंस लिखेंगे कि नहीं। मतलब क्या है कि कट ऑफ जो है वो जीएस के मार्क्स पे डिपेंड करेगी, सीसेट के मार्क्स पे नहीं करेगी। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट मतलब जैसे कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ना। तो जितने क्वेश्चंस आप गलत करेंगी उसका, हाँ जी, सामान्य में भी सीसेट में भी, दोनों में हाँ। जितने भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए उसका जितने भी नंबर बनेंगे उसका 1/4 करके जितने सही नंबर होंगे उसमें से कट हो जाएगा। इसके अंदर तो मैथ्स नहीं है, इसके अंदर है, लेकिन इसमें बहुत बेसिक लेवल की मैथ होती है। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन भी रहेंगे, जैसे आपने हमने स्कूल्स में किया होता है ना, पैराग्राफ दिया होता है, फिर उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, उसी पैराग्राफ में से आंसर्स करने होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस उसके भी रहते हैं, अलग अलग वेटेज। हम देखेंगे कि सीसेट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे जीएस में। और इसमें बेसिकली क्या है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस के बेसिस पे करना होगा। ये क्वालिफाइंग है। कहने का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ आपको 33% मार्क्स लाने, मतलब 100 में से सिर्फ 33 नंबर लेके आना है। आप इसमें 99 नंबर लाइए, 100 नंबर लेके आइए, 34 लाइए, 33 लाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मिनिमम इतना चाहिए, इतना आएगा तभी आपका ये वाला पेपर चेक होगा। लेकिन आप मेंस लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या है, 33 100 में से 33 मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। हाँ, कमिंग टू मेंस जो है, जहाँ पे पेपर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको एमसीक्यूज वाला नहीं, आपको आंसर्स लिखने होंगे। तो इसमें कितने पेपर होते हैं टोटल, 5 एग्जाम लिखने होंगे मैम। अब इस 5 एग्जाम में भी क्या है, लैंग्वेज के पेपर हैं 2, एक है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है जनरल स्टडी, ठीक है, सामान्य अध्ययन। और फिर है एक है ऑप्शनल पेपर 1, दूसरा है ऑप्शनल पेपर 2। अब हम लोग देखेंगे हिंदी का जो लैंग्वेज पेपर है ये 100 मार्क्स का है, इंग्लिश का भी 100 मार्क्स का है, जीएस का भी 100 मार्क्स का है। ऑप्शनल पेपर 1 इज 150 मार्क्स एंड ऑप्शनल पेपर 2 इज 150 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया, मेंस का पेपर आपका 600 नंबर का हो गया। इस 600 में से कट ऑफ बनेगी, फिर आप थर्ड स्टेज पे पहुंचेंगे जो क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है 75 मार्क्स का है। तो जो फाइनल लिस्ट बनती है ना वो 675 नंबर में से बनती है, ठीक है। अब इसमें समझना ये है कि ऑप्शनल पेपर का क्या मतलब है। यहाँ पे एचपीएससी ने ना लिस्ट प्रोवाइड करा के रखी है 23 सब्जेक्ट्स की, ठीक है। इन 23 सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, ठीक है।
तो उसमें से जो एक सब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा ऑप्शनल 1 और दूसरा सब्जेक्ट जो होगा ऑप्शनल 2। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ना कुछ, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट की 23 में से आपने जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे तो उसमें से कुछ कॉम्बिनेशंस को आप नहीं ले सकते, ठीक है। उसके पीछे रीजन है। जैसे आपने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, एक ये सब्जेक्ट है, आपने सोचा मैंने ये ले लिया, दूसरा सब्जेक्ट मैं ले लूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं ले सकते। इसके पीछे रीजन क्या है, इसका ना 30 से 40% सिलेबस सेम है, ठीक है। तो इस वजह से नहीं ले सकते। जैसे बायोलॉजी ले लिया किसी ने तो जियोलॉजी ले लिया, ज्योग्राफी और जियोलॉजी ले लिया, है ना। तो उस हिसाब से कुछ कॉम्बिनेशन को अवॉइड किया गया है। क्यों? क्योंकि फिर 30 to 40% सिलेबस क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए क्या है, आपको सब कुछ सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशन है वो अलाउ नहीं है। जैसे कि हाँ, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत एंड पंजाबी लिटरेचर। एग्रीकल्चर ले लिया आपने एनिमल हस्बेंड्री के साथ, फिर आपने वेटरनरी सर्विस भी ले लिया, ठीक है। नहीं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड पंजाबी लिटरेचर कॉम्बिनेशन में नहीं है। हिंदी के साथ मेरे को लगता है हिंदी और संस्कृत नहीं है। हाँ, सेम हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें कुछ कॉम्बिनेशन अवॉइड है बिल्कुल। जैसे पॉलिटिकल साइंस आईआर के साथ आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि अगर आप एक हिंदी ऑप्शनल ले भी लें और दूसरा सपोज करिए आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो ऐसा नहीं पॉलिटिकल साइंस आपको यहाँ जीएस में हेल्प करेगा और यहाँ पे भी हेल्प करेगा। तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करेंगे ना, आपके जीएस में हेल्प तो करेगा ही करेगा, ठीक है। जीएस में करेगा, फिर हम इंग्लिश और हिंदी में भी हेल्प करेगा। कैसे करेगा? जैसे हम अभी हम सिलेबस देखेंगे ऐसे, ठीक है। अब अगर ऐसे आया तो उसमें जीएस के अंदर टॉपिक से ही ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फेडरल इश्यूज के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, संघवाद के ऊपर, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में संबंध के ऊपर, तो आपने सपोज आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, जीएस में भी आपको हेल्प करेगा, तो वो ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेगा आपको। तो ऑप्शनल आप कोई भी चूज करिए, इन अ वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जीएस में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में हेल्प हो ही जाता है, ठीक है। लिटरेचर लेंगे तो फिर आपका ये वाला लैंग्वेज पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है अगर आपके पास संस्कृत और हिंदी में चॉइस होगी तो आपको हिंदी लेना चाहिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा और एक ही लैंग्वेज पेपर भी तैयार हो जाएगा, अगर आप लिटरेचर के बारे में सोच रही हैं तो। और दूसरा आप कोई भी जीएस के सब्जेक्ट ले सकती हैं। अच्छा, ओके। तो फिर मुझे लगता है संस्कृत के साथ हिंदी तो है नहीं, ठीक है। तो फिर अगर आप हिंदी लेंगी तो आपका हिंदी है ये प्रिपेयर हो जाएगा। हाँ हाँ, ये भी ले सकते हैं, हाँ वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर अपना ऑप्शनल जो है अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऑप्शनल का पेपर क्या होगा, 150 मार्क्स का होगा। इनको पेपर को लिखने के लिए समय 3 आवर्स ईच, इधर क्या है 2 घंटे का समय मिलेगा, जीएस में भी और सीसैट में भी। हाँ जी, नहीं नहीं, इसमें 2 घंटे, 2 घंटे, 3 3 घंटे का पेपर आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव है, आपको लिखना है पेपर। अब देखिए मैम, हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब सिलेबस को डिस्कस करने के ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको सिलेबस को इंटीग्रेट करना आना चाहिए, क्योंकि अब ये पूरा अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें, इतना सारा पेपर है तो सिलेबस काफी ज्यादा है। तो सिलेबस को हम ऐसे समझें कि इंटीग्रेट हो जाए, कि हमारी प्रिपरेशन कम समय के अंदर हो जाए, है ना। तो इसको कैसे समझेंगे कि जैसे आप इस पेपर की तैयारी कीजिए जिससे आपका प्रीलिम्स का जीएस अपने आप हो जाए, और प्रीलिम्स में जीएस के बेसिस पे ही कट ऑफ डिसाइड होगी, समझ गए। क्योंकि इसमें तो 33% नंबर ही लाने हैं, तो इसमें इतने एफर्ट तो आपका इस 100 नंबर से आपका प्रीलिम्स का हो गया। अब इस 100 नंबर का इनडायरेक्टली हिंदी और इंग्लिश में ऐसे प्रिसाइज राइटिंग के ऊपर, ग्रामर को अगर पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो ऐसे राइटिंग में हेल्प कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रिपरेशन को समझना है। जैसे प्रीलिम्स का सिलेबस देखें हम जीएस का,
देखिए जो पीटी का सिलेबस मैं यहाँ लिखती हूँ, पहले है यहाँ पे जर्नल साइंस, ठीक है। दूसरा है इसमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये तो कोई भी एग्जाम हो उसमें पढ़ना ही होता है। इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल मतलब राष्ट्र स्तर के और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे दोनों देखने होते हैं, इवेंट, ठीक है। तीसरा टॉपिक है इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत की इतिहास, इतिहास, और इसी में एक वर्ड लिख दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब हमें लग रहे हैं कि ये दो टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक दोनों ही एक ही है, क्योंकि जब इतिहास पढ़ेंगे उसको पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा कि भारत की जो इंडिपेंडेंस की जर्नी है वो है नेशनल मूवमेंट। फिर ज्योग्राफी के लिए लिखा हुआ है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। फिफ्थ में है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, देन फिर हरियाणा के बारे में देखना है आपको, हरियाणा का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक कल्चर लैंग्वेज, ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। ये है हमारा प्रीलिम्स का जर्नल स्टडी का पेपर, जिसमें से कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक इसकी इकोनॉमी भी है, सोशियो इकोनॉमिक लिख लिया मैंने एंड पीपल, ठीक है। अब जैसे मेंस के अंदर का जो जीएस का सिलेबस, जीएस का पेपर था थर्ड वाला, ठीक है। अब आप उसका सिलेबस देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, दो पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और वही करंट इवेंट्स, ठीक है। और पार्ट 2 के अंदर इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड एंड देन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, एंड देन डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्पेस, ठीक है। और फिर उसमें जो थोड़ा सा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इकोनॉमी का पोर्शन है। अब जब हम इन टॉपिक को कंपेयर करें तब आपको समझ में आएगा कि देखो हिस्ट्री वाला, पॉलिटी वाला भी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ज्योग्राफी भी, ठीक है, करंट इवेंट तो खैर है ही, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि हम अगर मेंस की तैयारी करते हैं और मेंस में भी जीएस पेपर 3 को पढ़ते हैं तो हमारा प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है जीएस का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सिर्फ एक इसमें ये है एडिट सा कि इकोनॉमी के से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर हमने इसकी तैयारी की तो इसका अपने आप तैयारी हो जाता है। और श्योरिटी से इसलिए होता है क्योंकि जैसे मेंस में हमें आंसर लिखना है 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में, तो वहां पे आप सिर्फ जैसे किसी चीज के बारे में पढ़ने के 3 डायमेंशन होते हैं। एक तो आपको देखना है कि क्या पढ़ना है, एक है कैसे और क्यों, किसी भी टॉपिक का। जैसे आपने सुना होगा पानीपत का बैटल, है ना, पानीपत का लड़ाई, तो इसका क्या डायमेंशन क्या हो गया कि पानीपत का जो फर्स्ट बैटल है 1526 में हुआ, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, ये क्या हो गया, क्या कैसे हुआ, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ बैटल क्या था, क्यों हुआ, दोनों लड़ क्यों रहे थे, है ना। तो मेंस के अंदर हम हर एक डायमेंशन को देखते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है फैक्ट चीजें ज्यादा होती हैं,
तो इसीलिए भी क्या होता है कि हम अगर कोई टॉपिक मेंस में आंसर लिखने के हिसाब से पढ़ते हैं तो पीटी के लिए फैक्ट बेस्ड जो उसमें ऑप्शंस रहेंगे वो अपने आप तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होती है वो जो हम रणनीति बनाएंगे 1 साल के अंदर पूरे सिलेबस को आप कैसे कवर करेंगे, तो उसके लिए जो अप्रोच होगी वो कैसे होगी, इंटीग्रेटेड अप्रोच। मतलब हमें हर स्टेज को अलग अलग नहीं तैयार करना है, हर स्टेज को एक साथ ही तैयार करना है। अब जैसे करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, कोई आपने टॉपिक पढ़ा, उसकी ये तीनों जो उसके आयाम हैं तीनों तैयार किए, अब इसको आपने प्रीलिम्स के हिसाब से भी सॉल्व कर लिया, मेंस के हिसाब से भी आंसर राइटिंग कर ली, और इसके ऊपर क्या है, जैसे यहाँ पे हम हर सैटरडे को डिबेट कराते हैं, तो उसमें क्या है कि हर बच्चे को मौका दिया जाता है कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखा जाए, और इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको कम शब्दों में जैसा क्वेश्चंस पूछा है उसके हिसाब से आपको बोलना भी आना चाहिए, है ना। तो हर एक टॉपिक पे तीनों तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, उसके ऊपर मेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, और उसके ऊपर बोलना कैसे है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे फॉर्मल औपचारिक शब्दों के साथ अपनी बात को कैसे रखा जाए। तो वो सारी चीजें क्या है, इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी, आइसोलेशन में नहीं कि आज मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा, नहीं, क्लास में ही आपको बताया जाएगा कि इस टॉपिक में प्रीलिम्स के हिसाब से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या ये टॉपिक जो है सिर्फ प्रीलिम के हिसाब से ही इंपॉर्टेंट है, या मेंस के हिसाब से है तो प्रीलिम्स में नहीं आएगा। तो फिर उस टॉपिक को पढ़ने की जो अप्रोच होगी वो भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। देखो, तो इसमें जनरल स्टडी में ये है। अब सीसेट की बात करें तो देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चंस के 3 से 4 ऑप्शंस होंगे और आंसर लिखना होगा। अब आपको ये समझना है कि कॉम्प्रिहेंशंस एग्जाम के अंदर क्यों है। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, ये हरियाणा का एग्जाम हो गया या किसी और भी स्टेट का जो स्टेट पीसीएस होता है उसमें कॉम्प्रिहेंशन जरूर रहता है। और कॉम्प्रिहेंशन ऐसा भी नहीं है 1-2 रहेगा, कम से कम जैसे अगर ये 100 का है ना तो आप से समझिए कि 30 से 35 कॉम्प्रिहेंशन के ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे की जो लॉजिक है कमीशन का, उसको समझिए। देखिए, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, बीइंग अ पब्लिक ऑफिशियल, आपको क्या ड्यूटी रहेगा, आपको लोगों से डील करना है, आपको 100 फाइल्स देखना है, आपकी सिग्नेचर पे ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है। आपका एक सिग्नेचर सरकार के बहुत सारे पैसे को इधर से उधर कर सकता है और बहुत सारी लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बिना पढ़े तो करेंगे नहीं। और जब एक गजेटेड ऑफिसर, ग्रुप 1 ऑफिसर जब ऑफिस में होता है तो उसको ऐसी हजारों फाइल्स को पढ़ के साइन करके डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो उस केस में आप 10 घंटे एक फाइल पे नहीं लगा सकते। तो उसमें क्या होगा कि आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कम समय में पढ़ा, उसको ठीक से समझा भी और उसके बेसिस पर डिसीजन भी लिया। अब सीसेट के पेपर में 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस डील करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस डील करना है और कॉम्प्रिहेंशन आया है तो आपकी रीडिंग स्पीड भी उसमें चेक होगी, आपकी समझ भी चेक होगी, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं सही से तो जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी ठीक से नहीं देंगे। समझ में आ गया। तो हर एक सेगमेंट जो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो सिलेबस डिजाइन है ना, वो इस बात को ध्यान में रख के किया गया है कि कल को अगर कोई एस्पिरेंट या फ्यूचर ब्यूरोक्रेट सिस्टम के अंदर एंटर करे तो उसकी जो रीडिंग स्पीड, अब उसको राइटिंग की क्या जरूरत है। जैसे अब मेंस के पेपर हैं, अब आपने बहुत सारे ऐसे पेपर्स देखे होंगे, जैसे एसएससी की एग्जाम हो गया या बैंकिंग का एग्जाम हो गया, उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होते हैं, सॉरी सब्जेक्टिव पेपर नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो गया या एक आधा कुछ एग्जाम छोड़ दिए जाए, तो चाहे स्टेट का सिविल सर्विसेज हो चाहे यूपीएससी, उसमें इंश्योर किया जाता है कि बच्चा इसमें आप 5 पेपर लिखेंगे, लैंग्वेज के 2 पेपर, एक जीएस का और 2 ऑप्शनल का, 5 पेपर लिखेंगे, 3-3 घंटे एग्जाम आपको लिखना है, 600 नंबर का पेपर है। आपको राइटिंग क्यों कराई जा रही है, क्योंकि कल को जब सिस्टम के अंदर एंट्री होती है किसी भी ब्यूरोक्रेट की, आपको बहुत सारी ऐसी फाइल्स पढ़ के आपको उनके ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करने होते हैं। अब ड्राफ्ट प्रपोजल ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे पेजेस का बना देंगी,
पूरी की पूरी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर आपको एक कॉम्प्रिहेंड डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, तो आपको कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें कहनी आनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं, आपको लिमिट दी जाती है, 150 वर्ड्स में लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स के इतने नंबर हैं, 250 वर्ड्स के इतने नंबर हैं। आपको दायरे में रहते हुए ही अपनी बात को पूरा करना है इस तरीके से कि क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो जाए। वो क्यों है? क्योंकि कल को फ्यूचर में जाके, तो ये पूरी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान ही क्या है ना, आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है एज ए ब्यूरोक्रेट। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रिपरेशन को बहुत सीरियस लेना होता है, ठीक है। क्योंकि आपका एक सिग्नेचर, आपकी एक गलत राइटिंग, सरकार का बहुत सारा पैसा और बहुत सारे लोगों की जिंदगी पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो उसमें जो गलती की जो चांस रहती है ना, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को या सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कमीशन को ये एक बात पता हो कि जिस कैंडिडेट को हम एज ए ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं, वो अब इन सारे जो भी स्टैंडर्ड्स है, ये सारे जो भी पैमाने हैं, उस पर खरा उतरा है। तो इसीलिए हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंस है। तो कॉम्प्रिहेंशन में यही है कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है, आप चीजों को कितना समझ के सही आंसर कर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें क्या होगा, आपको कोई भी सिचुएशन बेस्ड एक पैराग्राफ दे के रखा होगा, और उस सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है उस हिसाब से। अब सिस्टम के अंदर एक ब्यूरोक्रेट को भी क्या लेना होता है, डिसीजन लेना होता है। अब डिसीजन कैसे लोगे, जितने भी पक्ष उस स्थिति के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन सबको डिसीजन मेकिंग में मिला करके, है ना। किसी की एक बात सुना, दूसरे की बात नहीं सुना, तो आपका डिसीजन क्या होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा वो, है ना। तो इसीलिए देखो, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरा क्या है, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। इंटरपर्सनल स्किल मतलब क्या होता है कि आपके संवाद, आपके रिलेशंस कैसे हैं। तो ब्यूरोक्रेट का रिलेशन किससे, सोसाइटी से, ठीक है, इमीडिएट ऑफिस में आपके सबऑर्डिनेट से, ठीक है, आपके सुपीरियर बॉस से। तो वो भी क्या है, एक स्किल है। अगर आप अनौपचारिक तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से बात करोगे, तो जो एक डेकोरम होता है या जिस तरीके से काम करना होता है, वो सारी चीजें क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। तो इसलिए क्या है, इंटरपर्सनल। देन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का एक सेगमेंट है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अब गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अंदर देखो, कोई भी स्कीम होती है तो उसमें आता है ना, इतना पैसा अलॉट किया है, इस स्कीम के इतने बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, इतने बेनिफिशियरीज हैं तो इतनों को फायदा हुआ है, इतनों को फायदा नहीं हुआ। तो उसमें फिर आप कंक्लूजन ही ड्रॉ करोगे, इतना पैसा आया, इतना इन्वेस्ट हुआ, इतनों को मिला, तो बाकियों को क्यों नहीं मिला। तो वो क्या होगा, जो टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा होता है, उससे कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना, है ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन इसीलिए हमारे सिलेबस में डाला गया है कि कल को आप जब गवर्नमेंट के पैसे से रिलेटेड, किसी स्कीम के डेवलपमेंट इम्पैक्ट से रिलेटेड, या फिर किस बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीजें होंगी, तो उसके लिए क्या है, एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। तो पेपर ऐसे लगता है कि सबको, जो भी तैयारी करते हैं, उन्हें लगता है कि बेसिक न्यूमरेसी की क्या ही जरूरत है, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन से वो क्या ही जज करना चाह रही है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन से वो देखना चाह रही है कि क्या आप में शांत मन से उसको पढ़ के समझ के सही आंसर देने की एबिलिटी है। नहीं तो फिर कल को आप फाइल्स कैसे दे। अब गवर्नमेंट ऑफिस में पता नहीं कितनी कितनी फाइल्स रहती है, सुबह से शाम तक आपको सिग्नेचर ही करना है, तो आपके सिग्नेचर की अकाउंटेबिलिटी आपको ही फिक्स करनी है। तो विदाउट रीडिंग एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज क्या है, रिक्रूटमेंट फेज से ही शुरू होगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रीलिम्स में सी सैट का सिलेबस है। देखिए, अब अगर मैं लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश का पेपर, अब गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स होती है, वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर होती है, या तो हिंदी होती है या इंग्लिश होती है, या फिर जिस राज्य की जो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज हो उसी के बेसिस पे होती है। तो हमारे, अगर हम हरियाणा की बात करें, तो हिंदी और इंग्लिश। अब देखो, इंग्लिश के अंदर दो टॉपिक हैं,
मतलब एक तो है पहले प्रिसाइज राइटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त में लिखना, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन स्किल। अभी देखो यहाँ पे फिर से ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक कर रहा है आपकी, और इस बार ये वो क्वालिफाइंग नहीं है। फिर उसके बाद एसे, जो निबंध लिखना होता है। फिर इसके बाद है वर्ड यूसेज एंड वोकैबुलरी, शब्दकोश जिसको बोलते हैं वोकैब। फिर उसके बाद है जनरल ग्रामर नॉलेज, ठीक है। देन द लास्ट वन इज अगेन फिर से ऐसे है, कंपोजिशन और ऐसे। अब देखो प्रिसाइज राइटिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आपको 200 शब्दों में कोई पैराग्राफ दिया होगा, आपको इसे 50 शब्दों में लिखना है, और इस तरीके से लिखना है कि 200 शब्दों को पढ़ के अगर कोई बात को समझ पा रहे हो, और सेम ही में से 50 वर्ड्स को, तो मतलब ना बदल जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि पढ़ने के बाद जो मीनिंग एक कन्वे होता है रीडर को, वो नहीं बदलना चाहिए। तो इसमें क्या है, आपको कौन सी आर्ट चाहिए इसमें कि कम शब्दों में, ठीक है, पूरी बात को बिल्कुल वैसे का वैसे कह देना। अब गवर्नमेंट के अंदर क्या है, एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेट है वो क्या करेगा, रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है तो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। आप किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, पोस्टेड हो, ठीक है, हरियाणा सरकार ने कोई स्कीम इम्प्लीमेंट की, और स्कीम लॉन्च किया, स्कीम लॉन्च करने के लिए एक बहुत बड़ा सा गाइडलाइन दे दिया। अब आपको उसको अपने राज्य में, अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना है, तो आप इसको पढ़ के क्या है, एक अलग से रूल्स रेगुलेशंस का कम शब्दों में आप क्या करोगे, उसको सर्कुलेट करोगे, ताकि जो बिल्कुल निचले स्तर पे वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो। तो इस मेंस में प्रिसिशन राइटिंग से वो क्या चेक करे, यही एबिलिटीज है ना। और दूसरी बात क्या है, मतलब भी नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है प्रिसाइज राइटिंग। कॉम्प्रिहेंशन स्किल, वही क्वेश्चंस कि आप समझ के सही आंसर तक पहुंच पा रहे हो। तो जैसे गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आया, गवर्नमेंट के कोई दिशा निर्देश आया, उस दिशा निर्देश के तहत आपको डिसीजन लेना है। अब आपका डिसीजन राइट है या रॉन्ग है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने ऑर्डर को सही समझा है या नहीं, है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल में मतलब जो भी पहरा दिया है आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये चीज। एस्से राइटिंग, ठीक है। अब एस्से राइटिंग से क्या होता है, कोई भी टॉपिक दिया होगा, आपको उसके ऊपर लिखना होगा किसी विद इन वर्ड लिमिट। अब उस एस्से के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी लेखन की जो क्वालिटी है वो चेक की जाती है। जैसे मान लो मैं एक पैरे में तो वीमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रही हूँ, वीमेन एम्पावरमेंट पे जब मैंने बात किया तो मैं वीमेन एम्पावरमेंट की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, राजनीतिक एम्पावरमेंट की बात की। तो जब मैं एम्पावरमेंट इन जनरल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, वो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट। तो जो शिफ्ट है वो बहुत ही नेचुरल होना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि हम कुछ पढ़ रहे हैं फिर एकदम से कुछ और ही बीच में बात आ गई, तो जिसमें कोई भी तालमेल नहीं होता, है ना। तो उसको बोलते हैं फ्लो। आपका जो राइटिंग का तरीका है वो उसमें फ्लो मेंटेन होना चाहिए, कि अगर आप दो अलग अलग बातें भी कर रहे हैं तो उसमें आपस में क्या हो, कनेक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि एक पूरब जा रहा है एक पश्चिम जा रहा है। तो ये क्या है, आपकी राइटिंग स्किल को चेक करेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट की जैसे बजट की डॉक्यूमेंट आती है या इकोनॉमिक सर्वे आपने सुना होगा, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। अब हर चैप्टर का आपस में लिंक होता है, हर पैराग्राफ का आपस में लिंक होता है। तो वो जो एक आर्ट ऑफ राइटिंग है वो एस्से के थ्रू चेक होता है। कमिंग टू वर्ड यूसेज एंड ग्रामर, अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तभी तो इन सब चीजों को कर पाओगे। कमिंग टू ग्रामर, जो भी रूल्स रेगुलेशंस। अब आपने संस्कृत पढ़ा, आपको पता है ग्रामर अगर बदल जाए तो जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी होती है उसका मतलब बदल जाता है ना।
आई एम हियर, आई वॉज हियर, आई विल बी हियर, है ना। तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मैंने ग्रामर अलग यूज किया, तो सामने वाले को मीनिंग क्या होगा, अलग कन्वे होगा, है ना। तो ग्रामर से क्या होता है, ये वही चेक करने के लिए राइट मतलब जो है, जो भी आप कहना चाह रहे हो वो ठीक से कन्वे हो। तो वो ग्रामर में जो भी हम इज, एम, आर या हिंदी में जो भी चीजें यूज करते हैं उसके हिसाब से मीनिंग बदल जाता है। ऐसा ना हो इसीलिए क्या है, ग्रामर नॉलेज को इंक्लूड किया गया। अब इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्या है, क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स का, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलर क्या है, हिंदी पैटर्न है। देखो हिंदी में भी क्या है, अब हिंदी में एक अलग से चीज है जो कि इंग्लिश वाले में नहीं है। देखो तो ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी पैसेज टू इंग्लिश पैसेज टू हिंदी। अब इसका क्यों, ऐसा क्यों करना है, इसके भी समझो, ट्रांसलेशन क्यों करा रहे हैं। कई बार क्या होता है, स्टेट हेडक्वार्टर से जो रूल्स आते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि आप लोकल लेवल पे काम करोगे, ग्रास रूट लेवल बोलते हैं, जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से जब आप किसी जिले के स्तर पे काम करो या किसी ब्लॉक लेवल पे काम करो, वो क्या है, एक ग्रास रूट लेवल है। ग्रास रूट मतलब कि लोगों के साथ आपका डायरेक्टली कनेक्ट है। लेकिन अगर आप किसी सचिवालय में बैठे हो तो वहां पे आप डायरेक्ट पीपल से, लोगों से डील नहीं करो, बड़े बड़े ऑफिशियल से और पॉलिटिशियन से डील करो जो कि पॉलिसीज को बना रहे हैं। जब आप ग्रास रूट लेवल पे हो तो आम भाषा बोलचाल क्या है, हिंदी। वहां से जो इंस्ट्रक्शन आई वो क्या होगी, इंग्लिश। तो आपको जब दूसरों को ये बातें बतानी होंगी, जब लोकल लेवल पे अवेयरनेस जनरेशन करना होगा, तो आप कौन सी भाषा में करोगे, और इंग्लिश में से और हिंदी में जब आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे तो, समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या है कि सिलेबस के हर एक पॉइंट का सीधा जो पूरा रिलेशन है वो किससे है, एडमिनिस्ट्रेशन से है ना। देन देखो अगेन वही बाकी फिर चीजें क्या है, सेम, ठीक है। लेटर ऑफ प्रिसाइज राइटिंग, देन थर्ड है एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज, ठीक है, हिंदी जो भी गद्यांश पद्यांश होते हैं उस हिसाब से। फिर कंपोजिशन जो इडियम और ये होते हैं मुहावरे और लकोक्तियां, वो सारी चीजें हैं। फिर ऐसे है, आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको लिखना है। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, है ना। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स का, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है एक टॉपिक, जैसे आई के साथ अब एम लगेगा, है ना, यू के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट इज आई, उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, ठीक है। अगर पास्ट का सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगा, उस तरीके के जर्नल एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाते हैं ना, वो उस तरीके से आएंगे। देखिए अब मेंस में मैंने क्या बताया था आपको, जर्नल स्टडी का पेपर देखिए, क्योंकि मेंस के सिलेबस को थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा क्या अच्छे से इलेबोरेट करके रखा। प्रीलिम्स में तो क्या लिखा था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, लेकिन उसमें क्या है, डिटेल किया हुआ है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हिस्ट्री का मतलब है तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। जैसे अगर मैं जैसे हम हिस्ट्री की बात, जैसे पार्ट वन था, पार्ट वन में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड कल्चर। अब देखो इसमें लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया will cover the history of the country about middle of 19th century,
जो हमने देखा था ना, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके लिए लिखा शब्द क्या यूज किया है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया विल कवर द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री फ्रॉम मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। मिडल ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 80-50s के बाद, ठीक है। एंड वुड ऑल्सो इंक्लूड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन पर्सनालिटी। देखो अब इसमें देखो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो। हिस्ट्री ऑफ इंडिया विल इंक्लूड द इवेंट, मतलब जो भी घटनाएं हुई हैं फ्रॉम मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, और फिर उसके लिखा हुआ है क्वेश्चंस। अब जैसे क्वेश्चंस कैसे आएगा? इंक्लूड द क्वेश्चन ऑन इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, important personality who shaped the freedom movement and social important personality। अब देखो किससे shaped the national movement and social reform। और फिर क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये पहले हम हिस्ट्री कल्चर के बारे में बाद में बात करें। अब देखो इसमें इवेंट फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, इसमें समझने वाली क्या बात है? इस पूरे सिलेबस में यही 4 शब्दों की तैयारी है हिस्ट्री का। कैसे? मिडल ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब है 1850। अब इसमें हमें पर्सनालिटी का क्या मतलब है? जो भी इंडिविजुअल्स जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को इम्पैक्ट किया। अच्छा अब ये भी समझना है कि इम्पैक्ट वो जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नहीं कहा है कि कंट्रीब्यूशन। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट किसने लगाया? हमारे देश के लीडर्स ने। और नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो तो जाने नहीं चाहते थे। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ से क्या समझ में आया कि मैं महात्मा गांधी को भी पढ़ना है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स के वॉइस रोए रहे हैं टाइम टू टाइम उनको भी पढ़ना है। समझ में आया? तो कब से ये, ठीक है। तो अब पर्सनालिटी को कैसे पढ़ोगे? कोई ना कोई इवेंट तो होगा ना। एग्जाम्पल से समझो, 1857 की क्रांति हम सब ने सुनी होती है बचपन से। अब ये इवेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, 1800 किसके बाद है। अब इसमें पर्सनालिटी भी होंगी। अब 1857 की क्रांति ने जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो भी एक यात्रा है उसके बीज को बो दिया था। हमें समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स वो लोग हैं जो हमारे लोगों के लिए अच्छे नहीं। उस समय जो भी देश या फिर राष्ट्रवाद जैसी तो कोई चीज थी ही नहीं। लेकिन ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे जो ये ब्रिटिशर्स आए हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, हमारी लाइफ के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हैं, हमारे जो भी सामाजिक व्यवस्था है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव है। उस टाइम पे सती प्रथा चलती थी। अब ये सती भले ही वो गलत है, आज हमें समझ में आता है, लेकिन उस टाइम के लोगों को लगता था कि ये तो हमारे समाज का हिस्सा है, क्यों इसको खत्म किया। समझ में आया? तो उस हिसाब से क्या होगा, तो इसमें अब बहुत सारी पर्सनालिटीज होगी, जैसे कि लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल है ना, कानपुर के अंदर कोई इसके अंदर पार्टी, दिल्ली के अंदर जैसे कि बहादुर शाह जफर है ना, फैजाबाद के अंदर होगा झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई होंगी, है ना। तो ये क्या हो गया? अब यही है पर्सनालिटी। अब मैंने क्या बोला, तो पॉजिटिव है, क्योंकि अब नेगेटिव में क्या होगा? इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, मतलब 1800 विद्रोह जो है खत्म कर दिया जाए, लोगों को वापस से बैक ट्रैक ला दिया जाए। तो इसमें जो ब्रिटिशर्स हैं है ना, कंपनीज के लोग हैं, जैसे कि उसमें एक आएगा हडसन, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो वो सारे क्या करेंगे, एक एक करके हर एक एक जगह को क्या है ओवरटेक कर लेंगे। तो सिलेबस समझ में आए? सिलेबस से हमें ये समझ में आता है कि हमें देखो 2 चीजें होती है, क्या पढ़ना है ये हमें समझ में आता है सिलेबस से। फिर दोबारा आता है दूसरा क्वेश्चन, होता है कैसे पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना भी हमें सिलेबस से समझ में आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी। क्या पढ़ना है ये तो समझ में आ गया आपको,
है ना, पर्सनालिटी। ठीक है, कब से? मिडल ऑफ 19th सेंचुरी से। अब क्या होता है ना, जब बच्चे तैयारी करते हैं वो लग जाते हैं शुरू से पढ़ने, और लगता है कि अरे इतना सारा सिलेबस, इतना सारा सिलेबस है। सिलेबस इतना सारा नहीं है, तुमने सिलेबस को ठीक से समझा नहीं है। तो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी 1850 के बाद आप पढ़ो, है ना, इससे पहले का नहीं पढ़ना। यही मतलब हो गया इसका ना, है ना। तो इतना पढ़ा, अब पर्सनालिटी पढ़ना ही है। अब देखो सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म नेशनल मूवमेंट से अलग है, ऑल्दो दोनों में इंटरलिंक तो है, लेकिन जैसे सती प्रथा को हटाना सोशल रिफॉर्म हो गया, तो ये पढ़ना होगा हमें, है ना। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, मंदिरों में जैसे पहले क्या होता था कि शूद्र को नहीं जाने दिया जाता था, है ना, जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज होती थी वो उनको नहीं दिया जा रहा, तो उनके इन सारी चीजों को दूर करने के लिए जो भी रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, तो वो रिफॉर्म्स को पढ़ा जाएगा। विमेन्स के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसमें जैसे एक पर्सनालिटी होंगी ज्योतिबा फुले, एमपी से, वो महाराष्ट्र से, है ना, राजा राम मोहन राय हैं, बहुत सारी पर्सनालिटी है सोशल रिफॉर्म से, है ना। तो यही सारी चीजें क्या है, हमें हिस्ट्री में पढ़नी है। अब देखो, जब हमें ये समझ में आता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस से भी पता लग गया कैसे पढ़ना है। पर्सनालिटी पढ़ेंगे हम, इवेंट्स पढ़ेंगे, इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड होगा तो ही पढ़ेंगे, सोशल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो इससे भी अब पीवाईक्यू से पता ये लग जाएगा तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ पीवाईक्यू से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। जब हमें ये दोनों चीजें क्लियर होती है ना बिल्कुल, तो हमारी जो रणनीति होती है तैयारी करने की एग्जाम, वो बिल्कुल ही क्लियर होती है। आपको रोड मैप समझ में आ जाता है, ये है तो मुझे ना तो इधर जाना है ना तो मुझे इधर जाना है ना। अब आपको ये समझ में आ गया, अब आपका रोड मैप क्या हो गया हिस्ट्री के लिए, 1850, मुझे 1757 देखना ही नहीं है ना। तो अब यही दोनों से क्या होता है, आपकी ये टनल बिल्कुल क्रिएट हो गई है सिविल सर्विसेज में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपने अपना रास्ता बना लिया है, अब बस उस रास्ते पे चलना है। तो पहला जब कदम जो होता है वो बिल्कुल जब सही होता है ना, तो आगे की जर्नी क्या होती है, इजी होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको डाउट हो, है ना। अब देखो कल्चर में क्या लिखा हुआ है, अब इसमें देखो, इंडियन कल्चर विल कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। देखो हिस्ट्री, देखो ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, ठीक है, फ्रॉम प्राचीन, एंशियंट मतलब प्राचीन, टू मॉडर्न मतलब आधुनिक। अब देखो, भारत के जो इतिहास नेशनल मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म से था मिडल ऑफ 18, लेकिन कल्चर के लिए क्या है, वो ऑल द एस्पेक्ट बोल रहे एक तो, और शुरुआत से मतलब प्राचीन, जैसे ही यूनिवर्स बना, फिर उसके बाद अर्थ बनी, फिर उसके बाद जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन होने लग गया, वहां से लेकर के अब तक कैसे कल्चर बना है। अब इस कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, एक तो जीवन शैली भी आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आर्किटेक्चर भी आएगा। आर्किटेक्चर के अंदर घर कैसे बनाते हैं, मंदिर कैसे बनाते हैं, वो सारी आर्ट फॉर्म भी आएंगी। आर्ट फॉर्म में क्या हो गया, डांस, म्यूजिक, फोक सॉन्ग, ठीक है, और लिटरेचर, है ना। तो ये सारी चीजें सब कुछ आ गया ना इसमें। ऐसा तो अगर इसने लिखा होता है आर्ट ऑफ कल्चर, कल्चर विल इंक्लूड आर्ट फ्रॉम ओनली मॉडर्न, तब हम मॉडर्न का पढ़ते, लेकिन अब क्या है, अब हमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो कल्चर के लिए फिर हमें एंशियंट टू मॉडर्न। अब यहाँ पे हमें शुरुआत से हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे आपने सुना होगा पाषाण काल, हिंदी में, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि पाषाण काल, है ना।
अब इसमें क्या है, जैसे कल्चर क्या था, स्टोन एज, पत्थरों से पत्थर बनाते थे, वो पत्थर से वो हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे, फिर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, और फिर बीच बीच में क्या होगा कि पेंटिंग करना शुरू करेंगे, रॉक्स के अंदर, केव्स, गुफा के अंदर रहेंगे, ये सारी चीजें होंगी। समझ गए? तो ये इस जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर इसे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तो वहां पे कंप्लीट तरीके से उसका पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंगल नहीं पढ़ना है, वहां पे कल्चर को देखना है सिर्फ। समझ में आ गया? ओनली कल्चरल एस्पेक्ट को, उसमें आर्किटेक्चर उस टाइम पे कैसा था, आर्ट कैसे थी, पेंटिंग कैसे थी, ठीक है, डांस फॉर्म कौन से थे भी या नहीं थे, लिटरेचर कैसे था, लिखते कैसे थे, है ना? तो आपको पता होगा लिखा कब जाता है ना? शुरुआत से तो जो राइटिंग है वो डेवलप हुई नहीं थी, है ना? तो राइटिंग बाद में आएगी, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से आएगी। समझ में आ गया? तो ये है हमारा कल्चर का। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर से रिलेटेड क्या है, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस विल टेस्ट, देखो उन्होंने लिखा है बकायदे, दिस पार्ट इज इंटेंडेड टू टेस्ट द कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ करंट नेशनल इश्यूज एंड द टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस इन द प्रेजेंट डे। नेशनल इश्यूज एंड सोशल रेलिवेंस, तो यहाँ पे दो शब्द कौन से इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए, राष्ट्र मुद्दे, ठीक है, नेशनल इश्यूज एंड देन सोशल रेलिवेंस, टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस। ठीक है, करंट अफेयर्स में ये जो दोनों टॉपिक्स आ रहे होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। अब जैसे कि इश्यूज, इसमें इश्यूज भी बताएं, जैसे डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है जन पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब जनसंख्या से रिलेटेड। ठीक है, अब जनसंख्या से रिलेटेड आज के समय का कोई मुद्दा हो, जैसे कि आजकल देखो लड़कियां जो है पढ़ लिख जा रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो रही है, तो एज ऑफ मैरिज क्या है, बढ़ रही है ना, एज ऑफ मैरिज बढ़ रही है। फिर इसकी वजह से क्या है, अब जो फैमिली के स्ट्रक्चर है, पहले क्या होता था, जैसे हमसे पहले हमारे दादा वादा के टाइम पे 6-6 7-7 बच्चे होते थे, फिर उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर फैमिली भी शुरू हो गई, सिंगल चाइल्ड, है ना? तो स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली बदल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, और जॉइंट से न्यूक्लियर, है ना, परिवार क्या है, अलग अलग हो रहे हैं। तो ये क्या है, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक लिखा हुआ है, और ये क्या है, नेशनल इश्यूज हो गया ना। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि एक कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास सा है। विमेन एम्पावरमेंट अगर एक तरफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो है सोसाइटी का जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है ना? समझ गए ना? तब इससे क्या चेंजेस हो सकता है, सपोज कल को विमेन, देयर इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी नॉट टू गेट मैरी, ठीक है, नॉट टू गेट मैरी, तो उस देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो है ही नहीं, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो ह्यूमन रिसोर्स, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगी, बूढ़े होते जाएंगे लोग, तो उनको उनका ध्यान रखने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो किस तरीके से एक ये छोटा सा इशू कि इतने व्यापक स्तर के ऊपर उसके प्रभाव हैं। ठीक है, तो हमें इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। दूसरा देखो इसमें लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड, डेमोग्राफी से ह्यूमन रिसोर्स हो गया ना कनेक्टेड, ठीक है। फिर देखो बिहेवियरल एंड सोशल इश्यूज एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, बिहेवियरल एंड सोशल इश्यूज जैसे चाइल्ड लेबर, जेंडर इक्वालिटी। अब देख लो जो सेक्स रेशो अमंग द चिल्ड्रंस, फीमेल फिटिसाइड, मतलब जो ये क्या बोलते हैं, गर्ल चाइल्ड को मारना, ठीक है, और फीमेल इन्फेंटिसाइड, पैदा होने के बाद मार देना, ठीक है। तो वो सारे क्या हो गए इश्यूज, जो कि बिहेवियरल इश्यूज। बिहेवियरल इश्यूज क्या का क्या मतलब है कि सोसाइटी इस तरीके से है
कि फीमेल या गर्ल को एज ए लाइबिलिटी लेती है। लाइबिलिटी मतलब कि अगर ये है तो बर्डन है फैमिली पे, ठीक है। तो वो क्या है, बिहेवियरल एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर ऐसा है ना। तो ये क्या हो गया, बिहेवियरल सोशल सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। अब देखो बिहेवियरल इश्यूज से सोसाइटी का स्ट्रक्चर, अब इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स, तो हमें क्या पढ़ना पड़ जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इशू से पूरा ऐसे क्या है, कनेक्टेड है। तो इसमें देखो अडल्ट लिटरेसी, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड लेबर्स, या फिर फिजिकली जो डिफरेंटली एबल्स के इश्यूज होते हैं, वो वाली सारी चीजें हो गई। अब फिर इसके बाद क्या है, इम्पैक्ट क्या होता है, ह्यूमन राइट्स है, करप्शन है, ये सारी चीजों से रिलेटेड क्या है, हमें करंट अफेयर्स को डील करना है। तो ये क्या हो गया, पार्ट 1। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो? देखो अब इसमें दूसरा नेशनल इश्यूज आज के टाइम पे क्या है, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी है। कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? हाँ, पेड़ पौधे कटने से क्या? हाँ, और जलवायु परिवर्तन, हाँ ध्वनि प्रदूषण हो रहे हैं, है ना। तो ये सारे क्या है, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, है ना। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जैसे कि पेड़ पौधों को काटना, उससे जलवायु, उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, फिर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और फिर क्या है, जैसे कि हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव, डिपेंडेंसी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल यूज हो रहा है, हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है, डीजल पेट्रोल्स यूज करें, तो उससे भी एमिशन हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्रीकल्चर करने के लिए क्या है कि इरिगेशन, इरिगेशन में ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है ना। हम उसी तरीके की खेती कर रहे हैं जिससे में पानी ज्यादा लगता हो। और पानी क्या है, वाटर एक फाइनाइट रिसोर्स है, मतलब वो धरती के ऊपर लिमिटेड है। पानी तो 70% के आसपास है, लेकिन उसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसे है जो क्लीन वाटर है। क्लीन वाटर मतलब फ्रेश वाटर है जो पीने योग्य है, जिसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो और भी कम हो गया, वो तो बहुत ही कम है। तो उसका अगर कंजम्पशन होगा, और वो भी क्या है, ओवर कंजम्पशन, तो उससे क्या होगा, ये रिसोर्स कम होगा, तो वो फिर सोसाइटी के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ रीजन में वाटर वाइफ्स का कॉन्सेप्ट है। वाटर वाइफ समझे? वाटर पानी, वाइफ धर्म पत्नी। एक एक ह्यूमन, एक एक मेल उस रीजन में मल्टीपल वाइफ रख रहा है, ताकि मल्टीपल वाइफ, देखो ट्रेडिशनली पानी भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाली गई है, लेडीज के ऊपर, है ना। बच्चों का ख्याल रखेंगी, खाना बनाएंगी, पानी को लेकर के आएंगी। स्टार्टिंग से भी अगर देखेंगे सोसाइटी स्ट्रक्चर कैसा था एंशियंट टाइम पे, हंटिंग गैदरिंग के लिए जा रहे हैं और वो उसी को पका रही है, ग्रेन्स को क्लीन कर रही है, तो घर में रिसोर्सेज को मेंटेन कर रही है बेसिकली। तो अब क्या हो गया कि वहां पे पानी की कमी है, पानी मतलब 10-10 किलोमीटर से लेके आना होता है। तो एक फीमेल दिन में कितनी बार जा सकती है, एक ही बार जाएगी। मल्टीपल वाइफ्स, क्योंकि वाटर तो चाहिए ना, ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, सैनिटेशन के लिए चाहिए, क्लीनलीनेस के लिए चाहिए, हाइजीन के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये जो महाराष्ट्र का ये वाला रीजन है ना, विदर्भ रीजन, इधर नहीं, कोस्टल वाला नहीं, इधर ना, ये यहाँ पे क्या है, आंध्र और एमपी के बॉर्डर के ऊपर, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे विदर्भ रीजन, पानी की बहुत कमी है। तो उस रीजन के अंदर क्या है, वाटर वाइफ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो रिसोर्स और सोशल इश्यूज, विमेन का एक्सप्लोइटेशन, है ना। तो ये एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से जो एक इम्पैक्ट हुआ, मतलब पर्यावरण में खराबी, उससे एक्सप्लोइटेशन किसका ज्यादा हुआ, विमेन्स का हुआ, ठीक है। शी इज फोर्स्ड टू मैरी अ मैन